तो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, strength of gravitational field, strength of gravitational field in a uniform hollow sphere, uniform hollow sphere, इसी को spherical shell बोलते हैं, of mass m and radius r। अब इसमें 3 पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे स्ट्रेंथ। तो चलिए पहला हम निकालते हैं आउटसाइड पॉइंट पे, एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं, ये फुटबॉल या कॉस्को बॉल बोल सकते हैं। अब इस स्फीयर के बाहर में यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है वो निकालना है। इसकी मास m है, रेडियस r है, ये डिस्टेंस y दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस y दिया हुआ है, आउटसाइड पॉइंट है O, और इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालना है कितना होगा इस गोले के चलते। एक पॉइंट मास के चलते जानते थे, ये गोला है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इसके चलते निकालना है आउटसाइड पॉइंट। तो ओ क्या है, आउटसाइड पॉइंट। तो हम लोग यहां से एक इमेजिन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जो है एक पूरा एकदम हॉट, पूरा गर्म हॉट कॉपर बॉल रख दिए घर में लाके, उससे 2 मीटर पे पूछेंगे कितनी गर्मी है, फिर उस इधर 2 मीटर पे कितनी है, फिर इधर 2 मीटर पे कितनी है, इधर 2 मीटर पे कितनी है, तो उससे तो हर तरफ बराबर गर्मी निकलेगा। तो बराबर डिस्टेंस पे इक्वल 2 मीटर पे हर जगह गर्मी सेम होगा। उसी लॉजिक से बोल सकते हैं ये गोला है, इसे इक्वल दूरी पे इक्वल स्ट्रेंथ होगा, इसलिए गोले के ऊपर में एक इमेजिनरी गोला कंसीडर करते हैं, स्फीयर के ऊपर में एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं स्फीयर के ऊपर में एक स्फीयर। कहां पे कंसीडर किए, ओ पॉइंट पे निकालना था स्ट्रेंथ इस स्फीयर के चलते, हॉलो स्फीयर है, तो ओ से जाता हुआ एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करेंगे। तब इसके हर एक पॉइंट पे बोलेंगे कि इक्वल होगा स्ट्रेंथ, क्योंकि बराबर दूरी है इससे हर तरफ, सिमेट्रिक है ये। तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये बंद घर हो गया, स्फेरिकल है, गोले के ऊपर में बोले, कॉस्को बॉल के ऊपर में फुटबॉल। अब ओ पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालना, तो यहाँ पे एक एरिया, एक बिंदी चिपका देते हैं, इस बिंदी का एरिया डीए बोलते हैं, और एरिया हमेशा बाहर की तरफ नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर होता है, और इस सरफेस पे एरिया होगा आउटवर्ड नॉर्मल। अब ये जो मास है वो अट्रैक्ट करता है, इसका स्ट्रेंथ ओ पॉइंट पे मान लेते हैं ईओ लेट। तो ये पहला हम लोग कहाँ निकाल रहे थे, एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो क्या किए, पहले स्टेप में एक गोला बनाए उसे जाता हुआ, दूसरे स्टेप में एक बिंदी चिपकाए उसका एरिया दिखाए, थर्ड स्टेप में बोले ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे यूनिट मास रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूनिट मास रखते हैं, ये मास में अट्रैक्शन होता है, तो अंदर की तरफ होगा अट्रैक्शन फोर्स, अंदर की तरफ होगा अट्रैक्शन फोर्स। मास में अट्रैक्शन होता है, अंदर की तरफ होगा अट्रैक्शन फोर्स। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब फ्लक्स निकालेंगे। तो लेट एट आउटसाइड पॉइंट O, at outside point O, strength is EO, आउटसाइड पॉइंट पे स्ट्रेंथ हमने माना EO। अब ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू एरिया DA, उस एरिया से फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, d फाई इक्वल टू E डॉट DA, इसी को फ्लक्स बोलते हैं।
ग्रेविटेशनल फ्लक्स, स्ट्रेंथ डॉट एरिया को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ्लक्स। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिए, ई नॉट डी ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डी ए वेक्टर दाएं साइड में, ई नॉट बाएं साइड में, एंगल हो गया 180 डिग्री। इसका डॉट प्रोडक्ट खोल रहे हैं, ये हो गया माइनस ई नॉट डी ए। अब पूरे इस गोले से फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी स्फीयर, थ्रू इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर, पूरे गोले से फ्लक्स निकालेंगे, उसको टोटल फ्लक्स बोले, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस ई नॉट डी ए। अब ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे अगर कोई डी ए लेता है, एक बिंदी चिपकाता, तो यहाँ भी उतना ही ताकत से खींचेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ये गोला। यहाँ यूनिट मास रखेंगे, इस यहाँ बराबर दूरी पे ये वाई, ये भी वाई दूरी पे है, इक्वल ताकत होगा। जैसे ये गर्म चीज होता है तो यहाँ पे बराबर बराबर गर्मी होता है चारों तरफ, उसी तरह से स्ट्रेंथ यहाँ भी अगर डी ए रखेंगे तो ई नॉट होगा। मतलब ई नॉट का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर था, ई नॉट सेम है, इसलिए ई नॉट बाहर हो जाए, और डीए को ऐड करेंगे अगर हम लोग, ये पूरा डीए जोड़ेंगे, इसका डीए इस पूरे गोले का एरिया बन जाएगा। डीए का इंटीग्रेशन पूरे गोले के लिए क्या हो जाएगा तब, 4 पाई वाई स्क्वायर। इस बाहर वाले गोले का सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 4 पाई वाई स्क्वायर, ये वाई दूरी पे था, तो माइनस ई नॉट इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर। ये हो गया स्टेप 1, फ्लक्स निकाले, ये स्टेप 1 कहलाता है। दिस इज स्टेप 1। एक इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं और उसके बाद उससे फ्लक्स निकालते हैं। अब क्या करते हैं स्टेप 2 में, इसके अंदर झांक के देखते हैं कितना मास है। यहाँ पे आंख लगाइए, जहाँ पे बिंदी चिपकाए थे वहां आंख लगाइए, और अंदर में झांक के देखिए कितना मास है। तो अंदर में झांके तो ये पूरा गोला का मास m दिखेगा। तो मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस, 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 वो m इन आ गया। मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस m इन आ गया। अब थर्ड स्टेप में गॉस लॉ जो था फॉर्मूला वो लगा देते हैं। कल बताया थे आपको गॉस लॉ, अभी लिख दे रहे हैं, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ होता था टोटल फ्लक्स इक्वल टू माइनस 4 पाई जी इंटू एम इन, ये गॉस लॉ कहलाता है। तो टोटल फ्लक्स आप निकाल के रखे हैं, यहाँ पे कितना निकाल के रखे हैं, माइनस ई नॉट इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर, एम इन भी निकाल के रखे हैं एम, तो माइनस 4 पाई जी इंटू एम इन हो गया एम, बस ई नॉट निकल जाएगा। लास्ट स्टेप माइनस माइनस कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, तो बच जाएगा ई नॉट इक्वल टू जी एम बाई वाई स्क्वायर, ई नॉट इक्वल टू जी एम बाई वाई स्क्वायर, ई नॉट इक्वल टू जी एम बाई वाई स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा और बच जाएगा ई नॉट इक्वल टू जी एम बाई वाई स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो क्या क्या स्टेप हुआ, जहां पे निकालना है स्ट्रेंथ, वहां से एक गोले के ऊपर में गोला कंसीडर करते हैं। स्ट्रेंथ मान लेते हैं यहाँ ई नॉट, एरिया दिखा देते हैं बाहर की तरफ, फ्लक्स निकालते हैं ई नॉट डी ए इस बिंदी से। अब पूरे एरिया से फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल एरिया जुड़ जाएगा, तो माइनस ई नॉट इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर हो गया। इस गोले का एरिया हो गया 4 पाई वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर झांक के देखेंगे टोटल मास कितना है, तो यही वाला जो है कॉस्को बॉल का मास m। अब ये गॉस लॉ होता है, इसको लगा देते हैं फॉर्मूला, टोटल फ्लक्स इक्वल टू माइनस 4 पाई जी इंटू एम इन। तो इससे ई नॉट निकल जाए, कितना आ गया ई नॉट फाइनली, यहाँ से ई नॉट कितना आ गया, तो फाइनली ई नॉट यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस 4 पाई दोनों तरफ से कट गया, ई नॉट बन गया जी एम बाई वाई स्क्वायर। तो आउटसाइड पॉइंट पे यही फॉर्मूला हो, यही हो गया एट आउटसाइड पॉइंट फॉर्मूला, आउटसाइड पॉइंट पे यही फॉर्मूला, इस गोले के बाहर वाले पॉइंट पे जी एम बाई वाई स्क्वायर होगा स्ट्रेंथ। आज के बाद इसको याद रखेंगे।
चलिए अब सरफेस पे निकालेंगे दूसरा केस। नोट कर लिए तो ओके लिखिए। अब सरफेस पे निकालना, यही काम रिपीट करते रहना बार बार बार। तब सरफेस पे निकालना तो सरफेस से जाता हुआ गोला ले। तो आउटसाइड पॉइंट पे ये फॉर्मूला हो गया। अब सरफेस पॉइंट पे निकालते हैं स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए कि ये कॉस्को बॉल दिया हुआ है, दूसरा आप काम कर रहे हैं बी वाला, एट सरफेस पॉइंट, सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो ये आपको कॉस्को बॉल दिया हुआ है आर रेडियस का। अब इसके सरफेस पे यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको निकालना है। इस सरफेस वाले पॉइंट का नाम दे दिए एस। तो इसी पॉइंट से जाता हुआ एक गोला बनाएंगे, इसको सकता हुआ पूरा टाइट फिटिंग, जैसे कपड़ा पहनते हैं आप, स्किन में चिपका हुआ कपड़ा, उसी तरीके से ये इसमें इसके स्किन में चिपका हुआ एक गोला पहना दें। गोले के स्किन के ऊपर गोला, आउटर स्किन के ऊपर एकदम सटा करके, इसी को बोलेंगे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इसी को बोलेंगे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। गोले के ऊपर में एक गोला लिया, इसको बोले इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। क्या बोले इसको, रेड वाले को इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। रेड वाले को बोले इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इस रेड वाले को बोले इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। टाइट फिटिंग करता हुआ एक गोले के ऊपर गोला लिया, दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब हम लोग को फ्लक्स इस पॉइंट से निकालना था, यहाँ पे एक बिंदी चिपका देते हैं, उसका एरिया डीए होगा, और अंदर की तरफ ये खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ये गोला रेड वाले लाइन के अंदर में था, ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला मास यहाँ पे यूनिट मास रेड वाले लाइन पे रखे तो वो अट्रैक्ट करेगा इसको ई नॉट से। अब टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस निकालना है, तो पहले ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू डी एरिया निकालेंगे, पहला स्टेप ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू डी एरिया, थ्रू डी एरिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, ई डॉट डी ए, ई नॉट वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ई नॉट डी ए 180 डिग्री पे है, तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री, तो cos 180 -1 होता है, ई नॉट का मैग्नीट्यूड इंटू डी ए का मैग्नीट्यूड। एक बिंदी से निकाले। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर बिंदी लगाता है रेड वाले पे, तो यहाँ भी उतना ही ताकत से खींचता है, क्योंकि ये जैसा है उतना ही दूरी पे उधर भी है, तो बराबर बराबर ताकत से खींचेगा। सिमेट्री से बोलते हैं, सिमेट्रिक है। तो ई का वैल्यू हर जगह सेम होगा, डायरेक्शन सिर्फ अलग होगा। इसलिए टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, तो ई जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। टोटल फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, यही वाला रेड वाला जो सरफेस है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कहलाता है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो माइनस ई नॉट बाहर हो जाएगा, पूरा डीए को जोड़ना होगा। ये पूरा डीए जोड़ देंगे तो बाहर वाला का एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। अब ये बाहर वाला स्फीयर जो रेड कलर का है वो ब्लैक के ऊपर एकदम चिपका हुआ है, तो उसका भी रेडियस आर लेंगे हम लोग, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, टोटल फ्लक्स निकाल लिए। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में अंदर झांकना है कि मास कितना है। कोई बंद घर है, इसके अंदर झांक के देखना कितना मास है। तो ये ब्लैक वाले स्फीयर का मास था टोटल कैपिटल एम, तो यहाँ पे आंख रख के अंदर झांक के देखेंगे रेड वाले के अंदर में टोटल मास कितना है। ब्लैक वाला जो है गोला है, ब्लैक वाला स्फीयर है, तो मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस एम है। अब स्टेप 3 में हम लोग लगा देंगे गॉस लॉ। स्टेप 3 क्या कहता था, गॉस लॉ कहता था। स्टेप 3 में गॉस लॉ कहता था, गॉस लॉ का फॉर्मूला था
कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू -4πg इंटू m इन। तो टोटल फ्लक्स है -E0 इंटू 4πr² निकाल के रखे थे और m इन निकाल के रखे थे m। तो 4πg -4π कट गया, gm/r² आए। तो ये सरफेस पे था, सरफेस पे E0 नहीं बोल के इसको ES लिखना चाहिए। एस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड को ES बोलेंगे, ES। आउटसाइड पे E0 बोलते, एस पॉइंट पे ES बोले, एस पॉइंट पे ES नाम दे दिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। ES मतलब एट सरफेस। तो सरफेस पे ये फॉर्मूला आ गया gm/r²। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आज के बाद कॉस्को बॉल के सरफेस पे स्ट्रेंथ पूछेगा तो gm/r² ऐसे निकाले, नोट करके ओके लिखिए। इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर an imaginary Gaussian surface passing through S, imaginary spherical Gaussian surface passing through point S। जिस पॉइंट पे निकालना है वहीं से पास करता हुआ गोला लेते हैं, पासिंग थ्रू सरफेस पॉइंट S। ये लिख सकते हैं। तो पहले ये फोटो बना लिए, फिर स्टेप 1 से टोटल फ्लक्स इससे निकाल लिए और अंदर जाके देखे कितना मास है m। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू -4πg इंटू m इन। ये गॉस लॉ कहलाता है ऑफ ग्रेविटेशन। तो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दिए तो आंसर आ गया। समझ में आ गया तो यस लिखिए, मिटाना है तो ओके लिखिए। अब थर्ड केस, अब अंदर में निकालना है स्ट्रेंथ, कॉस्को बॉल के अंदर में। अब कॉस्को बॉल के अंदर में स्ट्रेंथ निकालना है। देखते हैं इनसाइड पॉइंट पे, मिटा दें इसको। अब यही काम करना है अंदर में, तो बहुत दफे यही काम करेंगे तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो या देखते जाइए। थर्ड वाला केस 3 हम लोग को देखते हैं। एट इनसाइड पॉइंट क्या निकालना है? स्ट्रेंथ। किसके चलते? खोखला बॉल के चलते, हॉलो स्फीयर के चलते, कॉस्को बॉल के चलते। इनसाइड पॉइंट का नाम आई दे देते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपका जो है एक कॉस्को बॉल है, इसके अंदर में किसी भी पॉइंट पे ये सेंटर है। तो मान लीजिए x दूरी पे ये पॉइंट x दिया रहेगा, यहाँ पे निकालना स्ट्रेंथ इनसाइड पॉइंट आई होगी। तो सबसे पहले जहां पे स्ट्रेंथ निकालना होता है वहीं से जाता हुआ एक गोले के अंदर में गोला कंसीडर करेंगे। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। कैसा है ये? तो स्फेरिकल है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, यहाँ से बराबर बराबर दूरी पे है, इस मास से सब बराबर बराबर दूरी पे हर एक पॉइंट। इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का है। पासिंग थ्रू पॉइंट इनसाइड पॉइंट आई, जिस पॉइंट पे निकालना वहीं से जाता हुआ कंसीडर करना है। पासिंग थ्रू इनसाइड पॉइंट आई, ये पहला काम हो गया। ये लेटेस्ट कंसीडर इसी में लिख देते हैं। लेटेस्ट कंसीडर एन इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू इनसाइड पॉइंट आई। अब यहाँ पे एक बिंदी चिपका देंगे, छोटा एरिया, उसको बोलते हैं डीए। तो छोटे एरिया के चलते एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है। अब ये अट्रैक्टिव फील्ड अगर होगा यहाँ पे कुछ, तो मान लेते हैं कि ई आई होगा स्ट्रेंथ, मान लिया कि ई आई है, पता नहीं है क्या होगा। अब स्टेप 1 में हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते हैं। पहले दिए एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ्लक्स। ग्रेविटेशनल फ्लक्स
थ्रू DA एरिया इज, तो d phi E, d phi G, G फॉर ग्रेविटेशनल, इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रेंथ है EI, फॉर्मूला होता है EI डॉट एरिया वेक्टर। अब ये दोनों 180 डिग्री पे है, उस तरह से लिख देंगे ये माइनस EI DI हो जाए, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 हो जाए, डायरेक्ट लिख दिया। अब टोटल फ्लक्स इसी से निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स थ्रू इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी तरह से एरिया कोई यहाँ पे लेता है तो वहां भी स्ट्रेंथ बोलेगा EI होगा सिमेट्री से, यहाँ पे लेगा तो यहाँ भी बोलेगा सेंटर की तरफ EI होगा सिमेट्री से, यहाँ लेता DA तो ये सेंटर की तरफ EI होगा सिमेट्री से, ये सेंटर से ये जैसा है इस साइड भी वैसा ही है, इस साइड भी वैसा ही है, तो स्ट्रेंथ हर जगह बराबर दूरी पे बराबर होगा सिमेट्री से। तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है इससे टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो EI हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, डायरेक्शन फिक्स नहीं। EI वेक्टर कॉमन नहीं, बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन EI वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाहर कर सकते हैं क्योंकि हर जगह सेम है। और DA जोड़ देंगे, ये DA सब जोड़ देंगे तो पूरा इसका सरफेस एरिया बन जाएगा, तो 4πx² एरिया बन जाएगा इसका सरफेस एरिया, ये हो जाएगा माइनस EI इंटू 4πx², माइनस EI इंटू 4πx² होगी। इस वाले गोले का सरफेस एरिया, इस वाले गोले का सरफेस एरिया 4πx² है, तो ये टोटल एरिया जोड़ दिए 4πx²। अब स्टेप टू में अब इसके अंदर में झांक के देखते हैं कितना मास है। तो मास तो बाहर था सब, ये R रेडियस है तो खोखला गोला था, अंदर तो हवा है, तो यहां से झांक के देखेंगे अंदर में कुछ भी मास नहीं दिखेगा। टोटल मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये देखना होता है, उसको M इन बोलते हैं। टोटल मास यहाँ पे आंख रख के यही गॉसियन सरफेस के अंदर में झांक के देखे तो यहाँ पे इसके इसमें 0 है। टोटल मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या है? 0 है। अब स्टेप 3 में गॉस लॉ लगा देते हैं, दोनों चीज निकाल लिए, टोटल फ्लक्स, टोटल मास इनसाइड द गॉसियन। अप्लाई गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के लिए गॉस लॉ क्या दिए हैं? टोटल फ्लक्स इक्वल टू -4πg इंटू M इन, यही कहलाता है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो टोटल फ्लक्स हम लोग इतना निकाले थे, तो लिख देते हैं -EI 4πx², -4πg, M इन निकाले 0, तो राइट साइड 0 हो गया, EI सब उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाए, ये सब 0 हो जाए, इसलिए अंदर में स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे पता चला कि इस गोले के अंदर में कुछ भी ताकत नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मटर का दाना रख दीजिएगा तो वो फ्लोट करता रहेगा, खींचेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, वहां पे स्ट्रेंथ 0 हो गया। तो किसी खोखले गोले के अंदर में कोई भी पुल नहीं होगा, जैसे आप बोलते हैं ना अर्थ खींचती है कलम को, लेकिन ये खोखला गोला बड़ा सा बना दीजिए, फुटबॉल बड़ा सा, उसके अंदर में आप चले जाइए तो आप जो है फ्लोट करते रहिए, वो खींचेगा ही नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, नो फोर्स, नो पुलिंग फोर्स ऑन यू। जैसे सैटेलाइट में लोग फ्लोट करते रहता है उसी तरीके की कहानी हो जाए। तो अंदर में स्ट्रेंथ 0 होता है, तो यहाँ पे नोट, तो इसलिए सेंटर पे पूछ देगा कितना स्ट्रेंथ होगा, तो सेंटर पॉइंट भी तो अंदर हो गया, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ 0 होगा। स्ट्रेंथ इनसाइड, strength at any inside point is 0. Any inside point of hollow sphere is 0. Any inside point of hollow sphere is 0. इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अंदर में एक मास रख दिया, उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स को बोलते थे मास इंटू स्ट्रेंथ, अंदर में स्ट्रेंथ 0 है, ME बोलते थे फोर्स को, फोर्स मी, ME बोलते थे फोर्स को, M0 मास रख दिया अंदर में, E इनसाइड वाला 0 है, इनसाइड में फोर्स 0 हो जाए।
इनसाइड पॉइंट पे कितना अगर मास रख देंगे, कितना फोर्स लगे अट्रैक्शन वाला, तो 0, नो फोर्स। समझ गए तो यस लिखिए, मिटाना है तो ओके लिखिए। तो तीनों फॉर्मूला इसका निकल गया। स्ट्रेंथ की कहानी खत्म होगी। पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं खोखले गोले का। तो फाइनली हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा, 3 फॉर्मूला देखा। बाहर में स्ट्रेंथ क्या होता है खोखले गोले के बाहर में, वही होता है जो पॉइंट मास के चलते होता था। ये हॉलो स्फीयर है, तो हमने देखा कि बाहर में y दूरी पे स्ट्रेंथ हो जाता है इधर की तरफ, आउटसाइड पॉइंट पे gm/y²। जैसे एक पॉइंट मास हो ऐसे सरफेस पे हो जाता है, बाहर वाले सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे। आउटसाइड देखिए सरफेस दो तरह का हुआ, एक अंदर से देखा तो ये इनर सरफेस, और बाहर से देखा तो ये आउटर सरफेस। तो सरफेस की मोटाई जो होती है 3-4 एटॉमिक लेयर के थिकनेस को सरफेस बोलते हैं। ये जो झिल्ली है 3 से 4 एटम के डिस्टेंस को, थिकनेस को सरफेस बोलते हैं। तो ये आउटर सरफेस पे स्ट्रेंथ है और इनर सरफेस पे स्ट्रेंथ नहीं है। इनर सरफेस पे स्ट्रेंथ क्या होगा, अभी आप जो फॉर्मूला देखे, इनर सरफेस पे स्ट्रेंथ पूछेगा तो 0 बोलिएगा, और आउटर सरफेस पे स्ट्रेंथ बोलेगा। ये सरफेस पे ही निकालना है, लेकिन आउटर सरफेस पे स्ट्रेंथ पूछ रहा है। आउटर सरफेस पे तो फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे, वो निकाले gm/r², है ना। ये आउटर सरफेस पे स्ट्रेंथ हो गया gm/r। ये आउटसाइड पॉइंट पे है उतना, इनर सरफेस पे 0, आउटर सरफेस पे gm/r²। मतलब सरफेस पे तुरंत बदल जाता है स्ट्रेंथ। बाहर में है, जस्ट बाहर में चिपका हुआ है तो इतना होगा, इतने जोर से खींचेगा। अंदर में चिपका हुआ है तो कुछ भी नहीं खींचेगा, है कि नहीं। इसलिए सेंटर पे भी बोलेंगे तो 0 बोले। इनसाइड पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लिया आई, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ पूछेंगे x दूरी पे तो 0 बोले। तो ये बात याद रखने वाला। ये कैसा स्फीयर था, हॉलो स्फीयर। कैसा स्फीयर था, हॉलो स्फीयर। कैसा स्फीयर था, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए यही फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अभी जो देखे खाली फॉर्मूला लिखे हैं, कैसे सॉल्व किए वो तो आप समझ गए। अब आपको फॉर्मूले से मतलब है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये दिमाग में रखना कि इनर सरफेस पे, अंदर से गए सरफेस की तरफ, इनर सरफेस पे पहुंचे तो 0 है। जैसे ये बॉडी है, बॉडी का आउटर सरफेस ये हुआ, और अंदर वाला सरफेस इसको छीन लीजिए और अंदर देखिए, तो वहां पे स्ट्रेंथ यहाँ पे 0 हुआ। हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के इनर सरफेस पे स्ट्रेंथ 0 होगा। आउटर सरफेस पे स्ट्रेंथ gm/r² होगा, अट्रैक्ट करेगा आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल लग जाएगा तो ये खींचेगा, इधर की सेंटर की तरफ खींचता है। ये सरफेस पे हो, कितना हो जाता है आउटर सरफेस पे, gm/r²। यही फॉर्मूला। समझ गया तो यस बोलो, मिटाना है तो ओके लिखो। तब हम लोग पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखना है, दिमाग में कैप्चर करके। अंदर के किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ 0, इनर सरफेस पे भी 0। सरफेस मतलब दो तरह का हुआ, एक इनर सरफेस, एक आउटर सरफेस। अब पोटेंशियल तुमको याद होगा, पोटेंशियल का डेफिनेशन याद होगा। जैसे ये कोई बाघ है, बाघ जिसको, या मान लिया कोई लायन है, शेर। अब इसका आपको स्ट्रेंथ निकालना है, तो क्या कीजिएगा, आप इंफिनिटी से यूनिट मास को लेके चलिएगा। तो ये मास के चलते, मास में अट्रैक्शन होगा, यूनिट मास लेके चले, तो जितने जोर से ये खींच रहा है, छोड़ दीजिएगा तो ये खींच लेगा पूरा जोर से। ये मास इस मास को खींच लेगा, तो इसलिए आप जबरदस्ती फोर्स इधर लगा के खींचे हुए, ताकि स्लोली स्लोली आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करके खींच लेगा। इस मास में अट्रैक्शन पावर है, इसको खींच लेगा यूनिट मास को। तो कहां से लेके चलना है, इंफिनिटी से। स्लोली स्लोली आना है, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होगा, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा।
नेट एक्सेलरेशन 0 का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से लाना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है, मतलब इक्विलिब्रियम में लाना रखना है। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में, है ना। इसको पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रख के लाना, स्लोली स्लोली इसी को बोलते हैं, इन सारे चीजों को बोलते हैं स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली ला रहे हैं। तो जितना आप काम किए एक्सटर्नल फोर्स मतलब आप पकड़ के उसको ला रहे थे हाथ से, कहां से लाए? इंफिनिटी से। इससे आर दूरी पे लेके आए, इसके सामने में आर दूरी पे लेके आए। तो जितना आपको ताकत लगाना पड़ेगा और उसके चलते जितना आपने काम किया वही इसका पोटेंशियल यहाँ पे कहलाता है पी पॉइंट। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हो गया? वर्क डन। तो ये फोर्स यहाँ पे निकालते हैं तो एफ नहीं लिख के ई लिखते हैं, यूनिट मास पे फोर्स जो लगता है उसको ई लिखते हैं। तो 1 इंटू ई हो गया फोर्स, और डॉट डी आर, ये वर्क डन हो गया। और ई लग रहा था ये जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये इधर की तरफ है, और डी आर आपका जो है इधर से दूरी मेजर कर रहे हैं हमेशा। तो डी आर ये वाला होगा दाहिने साइड में, माइनस ई डॉट डी आर, इंफिनिटी से लेके आर दूरी तक लाए। यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। इंफिनिटी से यूनिट मास को लाने में जितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स को, और ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं तो नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो potential at a point P is defined as negative of the work done by gravitational force to bring a unit mass from infinity to r separation। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप ये याद रखिए, इसी फॉर्मूले से निकलने वाला है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डॉट डी आर, इंफिनिटी से आर दूरी पे लाएगा तो पोटेंशियल आर दूरी पे निकल जाए, इस मास से आर दूरी पे पोटेंशियल निकल जाए। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड वर्क डन। इसी को हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं potential at a distance r from the source mass is defined as negative of the work done by gravitational force to bring a unit mass 1 into किए थे तो ये फोर्स बन गया था, मास इंटू ई को फोर्स बोलते हैं, डॉट डी आर किए तो वर्क डन हो गया। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सेपरेशन टू आर सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स मास। तो ये सोर्स मास से दूरी ले रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का ये परिभाषा है। अब इसी को लगा के हम लोग स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, और पोटेंशियल ऐसे ही इंटीग्रेट करके निकालने वाले हैं। तो पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, या डेफिनेशन बोल सकते हैं। नोट करके ओके लिखिए जल्दी से, तब पोटेंशियल निकलवाएंगे हम। इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालें। तो इनफाइनाइट सेपरेशन से आर दूरी पे लेके आए, जितना वर्क डन आपने किया, आपके द्वारा वर्क डन बोलेंगे तो पॉजिटिव बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्क डन बोलते हैं तो नेगेटिव, दोनों इक्वल अपोजिट है। तो टू फाइंड द पोटेंशियल, टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर को ही, और यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर हर जगह मास सेम है, हॉलो स्फीयर को ही स्फेरिकल शेल बोलते हैं, स्फेरिकल शेल ऑफ मास m and radius r, मास m and radius r। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है आउटसाइड पॉइंट पे। तो ये कॉस्को बॉल बना दिया, हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला या फुटबॉल बोलिए, हॉलो स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है। अब आपको निकालना है स्ट्रेंथ यहाँ पे, पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, ये y दूरी पे, पोटेंशियल यहाँ पे निकालना हुआ है। तो भाई आप जानते हैं स्ट्रेंथ इसका जो है y दूरी पे होता है, आउटसाइड पॉइंट है वो। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आप पढ़ चुके थे gm/y² होता है। तो कोई भी मास इन्फिनिटी से लेके आइएगा, यूनिट मास को लाना है, तो ये गोला अट्रैक्ट करेगा उसको। तो आप जबरदस्ती फोर्स इधर लगा के रोके हुए हैं, तो वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसके इक्वल अपोजिट 1 इंटू ई फोर्स हो गया इधर, और आप फोर्स इधर लगा रहे थे एक्सटर्नल फोर्स, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब चूंकि यूनिट मास को लेके आ रहे हैं, यूनिट मास इन्फिनिटी से, तो 1 इंटू ई किए तो ई और एफ दोनों बराबर हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही वाला स्ट्रेंथ उसको ये खींच रहा था, तो उसी को रोकना है आपको, स्लोली स्लोली लाना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड वाला स्ट्रेंथ ही इसको खींच रहा था। तो माइनस ई आउटसाइड वाला ले लेंगे, डॉट dy कर लेंगे, ये y के टर्म में लिख रहे हैं तो डॉट dy लिखेंगे, x के टर्म में लिखेंगे तो डॉट dx लिखेंगे, और इन्फिनिटी इनफाइनाइट दूरी से y दूरी पे लेके आना है। शुरू में इनफाइनाइट पे था, अब y दूरी पे लेके आना है आपको, इनफाइनाइट दूरी से y दूरी पे लेके आना है। तो ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला डाल दीजिए, dy किसको बोलेंगे, सारा दूरी इधर से ही मेजर करते हैं तो dy इसी डायरेक्शन में होगा dy। तो दोनों ई नॉट और dy एक दूसरे के उल्टा है, ई नॉट और dy एक दूसरे के उल्टा है, तो उल्टा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट खोल दीजिए, ई नॉट का मैग्नीट्यूड dy का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री, इन्फिनिटी से y दूरी पे लाए। अब ई नॉट का वैल्यू डाल दीजिए gm/y² और cos 180 डिग्री मिलके प्लस हो गया, cos 180 -1 आएगा प्लस हो गया इंटू dy। अब gm कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। अब 1/y² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए y⁻² पहले कर लेंगे ऐसे, अब एक जोड़ देंगे -2 में और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, तो ये -1/y आ जाता है। 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y होता है, जिंदगी भर के लिए याद रखिए। तो 1/y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से y। तो 1/y² का इंटीग्रेशन अभी आप देखिए -1/y होता है, तो माइनस बाहर कर दिए, लिमिट लगाना बाकी है। -1/y होता था, माइनस बाहर कर दिए, लिमिट लगाना बाकी है। इसमें एक बार y डालिएगा तो 1/y होगा, एक बार -1/∞ होगा, तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो ऐसा होगा। अब 1/∞ क्या हो जाता है, 0, तो यही बचेगा खाली 1/y, तो फॉर्मूला हो गया -gm/y। तो इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट, ये पॉइंट P पे, या आउटसाइड पॉइंट बोले तो VO लिखते हैं, P नहीं O लिखा हुआ है इसका नाम, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया -gm/y। तो पॉइंट मास के चलते ही अगर ये गोला नहीं रखे, पॉइंट मास m रखते, तो उसका भी पोटेंशियल ही होता था -gm/y। तो गोला लगता है जैसे पॉइंट मास बन गया हो, मटर का दाना बन गया हो। तो y डिस्टेंस पे इसके बाहर वाले पॉइंट पे एट आउटसाइड पॉइंट निकाले हम लोग, पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट, पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट, पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट निकाले, कितना आया -gm/y। इसको नोट कर लीजिए, यही काम बार बार करते चले जाना है। -gm/y। अब सरफेस पे निकालना है तो खाली y = r पुट कर देंगे, इन्फिनिटी से लेके y तक पहुंचे तो -gm/y। अब इन्फिनिटी से यहां तक आना पड़ेगा सरफेस में, तो खाली लिमिट बदल जाएगा, यहाँ y की जगह पे r लिखा जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। इसी तरीके से बनाएंगे, खाली y की जगह पे r लिमिट रह जाएगा, तो -gm/r आ जाएगा सरफेस। ये नोट कर लिया आप। चलिए अब बी वाला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस पे, पोटेंशियल एट सरफेस पॉइंट, सरफेस पॉइंट S, इस पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल। ये बाहर वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचना चाहेगा तो आपको ताकत लगाना पड़ रहा है, इसी सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींचना चाहेगा, तो आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, आपको वर्क करना पड़ रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है। तो अब इस बार इन्फिनिटी से स्लोली स्लोली यहाँ तक लाना है, S पॉइंट तक लाना है, इसलिए लिमिट y नहीं लिख के r लिख देते हैं, r तक लाना है। सेम चीज रहेगा, जनरल पॉइंट यहाँ पे कहीं y दूरी पे देखेंगे और y = r कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, 1/r - ∞ हो जाएगा।
तो ये ऐसा हो जाए माइनस GM बाय, तो सरफेस वाला कहानी पूरा हो गया। तो खाली लिमिट बदल दी, ये सरफेस पे आ गया पोटेंशियल। तो बाहर वाला ही स्ट्रेंथ लिए और डॉट dy कर लिए, और इन्फिनिटी से लेके यहां तक आना है तो इसलिए r तक कर दिए। तो दिस इज द फॉर्मूला एट सरफेस पॉइंट, माइनस GM बाय r हो जाता है। बाहर वाला दूरी था तो y, अंदर वाला दूरी है तो r। अंदर नहीं, सरफेस तक है, बाहर वाला सरफेस पॉइंट, तो माइनस GM बाय r हो गया। अब अंदर वाला भी करना है, तो सेम कहानी होगी, उसी तरीके से कर दिया। इसको नोट करके ओके लिखिएगा, तब थर्ड केस बताएंगे, इनसाइड में पोटेंशियल निकालना। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस बार क्या किया, इन्फिनिटी से चलते चलते सरफेस तक आए, इसलिए y इक्वल टू इन्फिनिटी से y इक्वल टू r। पहले यहीं पे रुक गए थे तो खाली y पुट किए थे लिमिट, अब यहां तक आए तो ये वाला वैल्यू r हो जाए। नोट कर लिया, सारा दूरी सेंटर से मेजर कर रहे हैं। नोट कर लिया, यस। अब इनसाइड में निकालना है हम लोग, तो पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट अब करना है आई पे। तो थर्ड वाला केस करते हैं, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट आई, इनसाइड पॉइंट आई पे निकालना है पोटेंशियल। अब देखिए, बाहर में स्ट्रेंथ खींचने का फॉर्मूला अलग था ई नॉट, और अंदर में तो हम लोग जानते थे कुछ नहीं खींचता है। तो अगर इन्फिनिटी से आप यहां तक पहुंचा दीजिएगा सरफेस तक, तो अंदर ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, तो रोकने के लिए ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। तो सरफेस तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, अंदर ले जाने में वर्क जीरो हो जाए। किसी मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे अंदर में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो स्ट्रेंथ जीरो होता है, नहीं खींचता अर्थ, तो वर्डन जीरो होगा उधर अंदर में, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल अंदर में वही रह जाता है जो सरफेस पे होता है। उसी को मैथमेटिकली दिखाना है, तो उसको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर का फॉर्मूला अलग है स्ट्रेंथ का, इधर का अलग है। अब इनसाइड पॉइंट पे अगर हम लोग कोई आई दिखाएं, तो इनसाइड पॉइंट में स्ट्रेंथ जीरो होता है, हम लोग को पता है, ये आई जीरो होता है। एक्स दूरी पे अगर इसको दिखाएं, तो हम लोग स्ट्रेंथ इनसाइड पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, तो पहले इन्फिनिटी से चलेंगे, सरफेस तक आएंगे, तो माइनस, उसके लिए ये वाला को ये छोड़ देते तो खींच लेता है, इसको रोकना पड़ रहा है, इस अट्रैक्शन को रोकना पड़ रहा है ताकि स्लोली स्लो आए। कहां से आए, इन्फिनिटी से पहले r तक आए, यहां तक आए, ये हुआ प्लस। अब s से लेके ये पॉइंट अंदर तक आना है, तो वहां पे ei है स्ट्रेंथ, और डॉट dx लिखना पड़ेगा। ei को x के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो डॉट dx लिखेंगे। अब r दूरी से लेके x दूरी तक जाना है, तो r से x तक जाना है, इस तरह से अंदर तक पहुंचे हम लोग। समझ में आया, ये फॉर्मूला होता था। 2 पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 पार्ट, पहले इन्फिनिटी से आए सरफेस तक, फिर सरफेस से गए अंदर तक, आई पॉइंट तक गए। पहले इन्फिनिटी से आए सरफेस तक, वहां का अट्रैक्शन अलग था, यहाँ का अट्रैक्शन अलग है, इसलिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये वाला तो वही हो गया सरफेस वाला, ये तो अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, पोटेंशियल एट सरफेस आता था, ये अभी निकाले थे जस्ट, पोटेंशियल एट सरफेस पे इसी तरीके से इन्फिनिटी से r तक दिए थे, तो माइनस GM बाय r आया था। और इस वाले में करने के लिए ये प्लस माइनस
माइनस हो गया, ई आई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन लिमिट दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है तो 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा लिमिट के अंदर में, तो ये हो गया vs माइनस 0, मतलब ये कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ये vs के बराबर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अंदर में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होता है, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी सरफेस के बराबर होगा, यहाँ भी सेंटर पे भी सरफेस के बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का होता है, सरफेस का कितना होता था -gm/r। तो हम लोगों ने देखा कि खोखले गोले के अंदर वाले पॉइंट पे, खोखले गोले के किसी भी इनसाइड पॉइंट पे, किसी भी इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, किसी भी इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, जो सरफेस पे होगा, क्योंकि अंदर पे लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हिंदी में लिख दिया, हॉलो स्फीयर के किसी भी इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा। ये बहुत खास बात है, ये वीबीआई है, इसको याद रखिएगा। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, क्योंकि अंदर में अट्रैक्शन नहीं है तो उसको रोकने के लिए कुछ ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, तो खाली इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जितना आपको ताकत लगाना पड़ा, वर्क करना पड़ा, वही पोटेंशियल कहलाएगा। अंदर ले जाने में कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, इसलिए पोटेंशियल वही रह जाएगा अंदर में जो सरफेस पे होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर। नोट कर लीजिए, ओके लिखिए तो मिटाएंगे, तीनों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे हम। क्या इसको नहीं मिटाना है? तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा? तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि कोई खोखला गोला है और इसमें बाहर में y डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो होता है -gm/y हो जाता है। m मास है, इसका रेडियस r था। और किसी पॉइंट सरफेस पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो -gm/r हो जाता है। अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है gm/x नहीं लिखेंगे, यहाँ वही चीज बार बार बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ y दूरी पे था तो -gm/y कर दिए, और ये r दूरी पे था तो -gm/r कर दिए, और अंदर में -gm/x नहीं लिख देना, अपने मर्जी से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। अभी क्या बताए,
अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे कितना होता है -gm/r। इसके सेंटर पे पूछेगा तुमसे पोटेंशियल कितना होगा, सी मतलब सेंटर, तो सेंटर भी तो अंदर वाला पॉइंट हो गया, वही होगा जो सरफेस पे होता है, वही होगा जो सरफेस पे होता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्टूडेंट जो ध्यान नहीं दे रहा है वो -gm/x लिख के आ जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाएगा। ये हॉलो स्फीयर था, इसी को स्फेरिकल शेल बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल लिखे, पोटेंशियल का फॉर्मूला यही सीखे हम लोग, नोट करके ओके लिखिए। आप बार बार बोलना पड़ता है, तुम लोग शर्म नहीं लगता है जी? फिर इसको मिटाते हैं हम लोग। अब इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के क्वेश्चन देते हैं, जब देखना तो करना, तो इस बात को याद रखना, हॉलो स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा। अंदर में स्ट्रेंथ 0 होता है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो 3 कॉस्को बॉल दे दिया तुमको, ये तीनों हॉलो है, कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाला, रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, इसका रेडियस सी है। कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है फिगर में, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। इसका इस गोले का मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। अब तुमको बोल देगा कि सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर, फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर। पहला कहानी कर रहे हैं, पहला सेंटर पॉइंट पे बोले पोटेंशियल निकालो। सेंटर पॉइंट तुमको दिख रहा है अभी साफ साफ, सी लिखा हुआ है, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम बोल रहे हैं। तो चलो पोटेंशियल निकालते हैं, या ध्यान से देखो, सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको सीख लिया तो काम हो जाएगा। पोटेंशियल सेंटर पे निकाला, एक एक गोले के चलते देखेंगे। अब ये फर्स्ट गोले को देख रहे हैं हम लोग, तो पहला गोला यहाँ पे बना रहे हैं, तुम यार ध्यान से देखो, उसका मास m1 है। हर गोले के चलते पोटेंशियल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, आस पड़ोस सबका जोड़ना पड़ेगा, पड़ोसी का भी पोटेंशियल निकाल के जोड़ना। तो पहले गोले का चलते देखिए, इसकी रेडियस a है, इसके लिए पॉइंट ये अंदर है कि बाहर है? ऑब्वियस है कि सेंटर अंदर ही है, तो अंदर है तो इसका पोटेंशियल जो है वही होगा जो सरफेस पे होता है। इसके सरफेस पे कितना होता है -gm1/a, इसका रेडियस ये है तो -gm1 इसका मास बाई इसका रेडियस। तो अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होता, इसके सरफेस पे कितना होता -gm1/a होता, तो सेंटर पे पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होता। अब दूसरे गोले के लिए देखते हैं, सेकंड गोला, ये फर्स्ट स्फीयर का होगा। अब सेकंड स्फीयर का देखते हैं, अलग अलग तुमको दिखा रहे हैं, एक बार पहली बार बना रहे हैं इसलिए। अब दूसरे गोले का मास m2 है और उसका रेडियस b है, इसका सेंटर भी अंदर ही है, इसके अंदर में पोटेंशियल क्या होगा जो इसके सरफेस पे होगा, vc और vs बराबर होगा। इसके अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होता, इसके सरफेस पे कितना होता -gm2/b, इसका मास बाई इसका रेडियस। तो दूसरे गोले के चलते हो जाएगा -gm2/b, रेडियस है उसका तो b। अब तीसरे गोले के चलते देखते हैं, थर्ड गोले के चलते, तो थर्ड गोले का सेंटर जो है ये मास m3 है और रेडियस c है, इसके लिए भी सेंटर अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा -gm3/c। तो थर्ड वाले गोले के लिए भी वो अंदर है, अंदर जब भी पॉइंट होगा पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे होता। तो पहला गोला के लिए अंदर पॉइंट है तो इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वो लिख दिए। दूसरा गोला के लिए भी ये पॉइंट सी अंदर है तो इसके सरफेस पे जितना होता है वो लिख दिए। तीसरे गोले के लिए भी पॉइंट अंदर है, अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है, तो वो लिख दिए सरफेस वाला पोटेंशियल। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एट सी। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो।
अब दूसरा पॉइंट लेके बताएंगे। तो खोखले गोले के अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो तीनों के चलते निकाल के ऐड करना है, खाली अकेले के चलते निकाल के नहीं छोड़ना है। 4 गोला रहता तो 4 बार लिखना पड़ता, 5 रहता तो 5 बार, 10 गोला रहता तो 10 बार लिखना पड़ता। अब क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम इसमें। तो मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, P1 नाम दी, x दूरी पे है। तो फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P1 बोल रहा है। P1 पिक्चर में दिख रहा है x दूरी पे है। तो ये भी तो अंदर ही हो गया तीनों गोला के लिए, जैसे C था वैसे ये हो गया, तीनों गोले के लिए अंदर है। तो आंसर में क्या करेंगे हम लोग, P1 पे पोटेंशियल पहले गोले के लिए देखें, पहले स्फीयर के लिए देखते हैं, ये अंदर है। तो पहले के सरफेस पे जो होता है वही अंदर में होता है, अंदर के किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो सेंटर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो अंदर में, वही होगा पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे होता। सरफेस पे कितना होता, -dm1/a। अब दूसरे स्फीयर के लिए ये भी पॉइंट P1 इनसाइड पॉइंट है, तो पोटेंशियल उसके चलते वही होगा जो उसके सरफेस पे होता। उसके सरफेस पे कितना होता, -dm2/b। अब थर्ड गोले के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, तो थर्ड गोले के लिए भी अंदर है, तो इसके सरफेस पे जितना होता वही यहाँ लिखना होगा। तो -dm3/c, सरफेस पे इतना लिखते हैं, तो यही आंसर हो गया। मतलब सी पे पोटेंशियल बोले चाहे P1 पे बोले सेम आ जाए। तो ये दिस इज इक्वल टू सेंटर का पोटेंशियल। सेंटर भी यही निकाले थे हम लोग। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे P2 दे दें, इधर P3 दे दें, वही हो जाएगा जो सेंटर पे होगा। तो मतलब ये इसका हर एक पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो गया अंदर में, हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट हो गया। एवरी पॉइंट इन द इनर मोस्ट स्फीयर इज सेम पोटेंशियल पॉइंट। तो हम लोग क्या सीखे, एवरी पॉइंट inside the innermost sphere, is same potential point, अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। समझ गया तो यस बोलेगा। तब तीसरा पॉइंट पे अब निकालेंगे, एक एक करके दिखा रहे हैं, एक ही बार सारा क्वेश्चन नहीं दिए, एक एक करके दिखा रहे हैं। तो पहले गोले के लिए भी अंदर है, तो वही पोटेंशियल होगा जो इसके सरफेस पे होता है। दूसरे के लिए भी अंदर है, इसके सरफेस पे जो होगा वही होगा। तीसरे के लिए भी अंदर है, इसके सरफेस पे जो होगा वही। सब जोड़ दिए, बस आ गया पोटेंशियल। मिटा दें। अब थर्ड वाला देखते हैं। अब पॉइंट ये P1 तुम देख लिया है, P1 हटा देते हैं, अंदर वाला पॉइंट तुम देख लिया। अब देखो कोई पॉइंट एक लेते हैं, इसके पहले वाले स्फीयर के सरफेस पे लेते हैं, ये पॉइंट आउटर सरफेस, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। आउटर सरफेस बोले चाहे इनर सरफेस बोले सेम आएगा, ए पॉइंट पे निकालना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल बोलो क्या होगा टोटल। तो फर्स्ट गोले के लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, इसके पहले के सरफेस पे है, तो सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे, -dm1/a। सरफेस पे पहले गोले के लिए सरफेस पे है, तो सरफेस पे जो फॉर्मूला होता है वो लिख दिया। अब दूसरे गोले के लिए अंदर हो गया, सेकंड वाले गोले के लिए वो अंदर हो गया, सेकंड वाले गोले के लिए वो अंदर हो गया। तो अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो सेकंड वाले के सरफेस पे होता, -dm2/b होता सरफेस पे। थर्ड गोले के लिए भी पॉइंट है इनसाइड है, तो अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो थर्ड के सरफेस पे होता, तो -dm3/c हो जाएगा। इस तरह से पोटेंशियल लिख लेंगे हम, यही आंसर है। मतलब जो सेंटर पे था ए तक वही रहा, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहा, ये तुम देखा, तो ये भी सेंटर के बराबर होगा।
समझ गया और लिख लिया तो ओके करेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे। अब कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ए समझ गया, तुम लिख भी लिया। अब कोई पॉइंट हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट मान लो P2 है और इसकी दूरी y बोल देते हैं, यहां से इसकी दूरी y बोल दी। y दूरी पे निकालना है तुमको पोटेंशियल। P2 पॉइंट दिख रहा है तुमको पिक्चर में, वहां निकालना है। तो क्वेश्चन अब दे रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P2 शोन इन पिक्चर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। P2 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पहले फर्स्ट स्क्वायर के लिए देखो P2 अंदर है कि बाहर है, तो बाहर है। तो जब बाहर होता था कोई पॉइंट तो फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, इसका रेडियस ए है लेकिन ये पॉइंट बाहर है, तो बाहर में फॉर्मूला होता था -gm बाय बाहर का दूरी, तो -gm1 बाय y हो जाएगा। ये फर्स्ट स्क्वायर के लिए ऐसा सीन हो गया, फर्स्ट स्क्वायर के लिए ऐसा सीन हो गया, इनर स्क्वायर जो था, तो -gm1 बाय y हो जाएगा। अब ए नहीं आएगा, अब y आएगा, क्योंकि पहले गोले के लिए बाहर है तो बाहर का दूरी लिखते हैं। सेकंड गोले के लिए तो ये अंदर ही रह गया, तो अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, तो -gm बाय b लिख देंगे। थर्ड गोले के लिए भी अंदर रह गया, इस गोले के लिए भी अंदर है, तो अंदर में वही होगा जो इसके सरफेस पे होता, तो -gm3 बाय c होता है सरफेस पे। तो सिर्फ फर्स्ट गोले के लिए बाहर हुआ, आउटसाइड पॉइंट हुआ पहले गोले के लिए, इसलिए -gm1 y लिखे। सेकेंड और थर्ड के लिए अंदर का पॉइंट हो गया, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लिख दिया। समझ में आया, यस और नो? ये समझ गया, तब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पोटेंशियल लिखने के लिए सीख रहा है तुम। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब P2 पॉइंट तुम जान गए, ये P2 देख लिया तुम। अब मान लो कहीं यहाँ पे पॉइंट है, B नाम दिए उसको, ये वाले पॉइंट का नाम B दिए, और यहाँ पे निकालना तुमको पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द सरफेस पॉइंट भी, सेकंड स्फीयर का सरफेस है वो। तो चलो B पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे, तो क्या लिखेगा सबसे पहले, पहले गोले के लिए पॉइंट बाहर है, कितना दूरी पे है, B दूरी पे, तो पूरा दूरी B लिखाएगा, पहला का मास लिखाएगा। बाहर में रहेगा तो बाहर वाला दूरी लेते हैं, तो पहले गोले के लिए -gm1 बाय b हो जाए। पहले गोले के लिए वो पॉइंट बाहर था, B दूरी पे था, तो -gm1 बाय b हो जाएगा फर्स्ट स्फीयर के लिए। फर्स्ट स्फीयर के लिए बाहर हो गया, सेकंड स्फीयर के लिए उसके सरफेस पे आ गया ये पॉइंट B, तो सेकंड स्फीयर के लिए सरफेस का फॉर्मूला होता है -gm2 बाय b। थर्ड स्फीयर के लिए अंदर पॉइंट हो गया B वाला, तो -gm3 बाय इसके सरफेस पे जो होता है वही अंदर में होगा, बाय c लिखाएगा। समझ में आया, यस और नो? सेकेंड स्क्वायर के लिए वो सरफेस पे हो गया, ये पॉइंट बी एट सरफेस, सेकेंड स्क्वायर के लिए एट सरफेस हो गया। सरफेस वाला फॉर्मूला लिख दिया सेकेंड के लिए। थर्ड स्क्वायर के लिए अंदर वाली बात थी, अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया, यस और नो? समझ गया तो यस कॉमा ओके लिखो, मिटाएंगे अब, दूसरा करेंगे। पहले गोले के लिए बाहर था तो बाहर वाला फॉर्मूला -gm1 बाय b। दूसरे गोले के लिए सरफेस क्या है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला। तीसरे गोले के लिए अंदर है तो अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट दे रहे हैं हम, बी पॉइंट का कहानी खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो इस गोले के बीच में फंसा हुआ, P2 पॉइंट दिए या P3 दिए,
इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ये दूरी तुमको दिया हुआ है जेड, ये दूरी जेड दिया हुआ है, तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P3, P3 पे निकालना है। तो चलो निकाल के देखो, पोटेंशियल एट P3 पॉइंट निकालना है। तो फर्स्ट गोले के लिए बाहर है, सेकंड के लिए भी बाहर है, तो पहले गोले के लिए बाहर है, तो बाहर वाला दूरी पहले वाले का मास, तो -G_m1 हो गया पहले वाले का मास, और दूरी पूरा बाहर वाला लेंगे जेड। सेकंड गोले के लिए भी बाहर है ये पॉइंट, तो सेकंड गोला ये वाला है, उसके लिए भी बाहर है ये पॉइंट, तो -G सेकंड गोले का मास बाय बाहर का दूरी पूरा जेड, सेंटर से दूरी लेते हैं सारा बाय जेड। थर्ड गोले के लिए अंदर का पॉइंट है, तो अंदर में पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होता, सरफेस पे कितना होता है -Gm3/c, तो ये आंसर होगा। समझ पाया? यस और नो? इसको फॉलो कर पाया? यस और नो? यस। अब चौथा पॉइंट देते हैं, P3 समझ गए, P3 समझ गए। अब चौथा पॉइंट देते हैं, चौथा पॉइंट यहां दे रहे हैं, ये पॉइंट का नाम दे रहे हैं डी, डी वाले पॉइंट पे निकालना पोटेंशियल। तो फाइंड द पोटेंशियल एट डी, सी लिखा हुआ है सेंटर, इसलिए उसका नाम डी दिए, डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो तीनों गोले के लिए बाहर है, या तीसरा के लिए सरफेस पे बोलिए। तो पहला के लिए ये जो है गोले को देखें, तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पूरा दूरी सी लिखा है -Gm1/c। दूसरे के लिए भी बाहर था, तो पूरा दूरी सी लिखा है -Gm2/c, और तीसरे के लिए सरफेस है तो -Gm3/c। तो मतलब बाहर में पोटेंशियल निकालना हो तो तीनों गोले का मास जोड़ लेते हैं, सी सेम रह जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते थे -Gm1 + m2 + m3 डिवाइडेड बाई सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। सबसे बाहर में निकालना है तो भी ऐसा ही आ जाएगा सीन, खाली सी दूरी नहीं रह के जितना दूरी होगा बाहर का वो डलाएगा। ये समझ में आया? आउटसाइड के लिए पूरा दूरी लेते हैं, सेंटर से लेके जहां तक पॉइंट है वहां तक का दूरी लेते हैं, और बाकी सबका अपना अपना मास लिख दिए। तो श्रेयांशी गुप्ता, अदिति, ये लोग यस लिख रहा है, बाकी लोग कोई नहीं लिखता है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, डी पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे देखो एक पॉइंट और दे रहे हैं सबसे बाहर, मान लो यहाँ पे पॉइंट दे दिए P4 R दूरी पे, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबके लिए बाहर है, तो टोटल मास जोड़ करके बाई आर कर देंगे, -G टोटल मास बाई आर, सीधा सीधा। या अलग अलग भी सोच के लिख सकते हो। पहले के लिए बाहर है तो पहले का मास लिखाएगा और बाहर का दूरी, दूसरे के लिए बाहर है तो दूसरे का मास लिखाएगा और बाहर तक का दूरी, तीसरे के लिए बाहर है तो तीसरे का मास लिखाएगा बाहर तक का दूरी। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -Gm1 + m2 + m3 बाई आर। मतलब इस पॉइंट के अंदर में जितना मास है टोटल एमीन वो जोड़ देते हैं। तो हर एक पॉइंट पे देख लिया हम, सेंटर पे देखे, इसके अंदर देखे, इस पे देखे, अंदर देखे, इसके पे देखे, अंदर देखे, इस पे देखे, बाहर देखे, हर एक पॉइंट पे इस तरह से पोटेंशियल लिखने सीख लिया आज। तो अब इस तरह से कितना भी गोला देगा तुम पोटेंशियल लिख सकता है। हॉलो स्फीयर का कहानी था, स्पेशल कहानी था, मिटा दें। अब सॉलिड स्फीयर की तरफ चलें। अब सॉलिड स्फीयर की तरफ चलते हैं। अब सॉलिड स्फीयर में पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ दो तरीके से निकाल सकते हैं सॉलिड स्फीयर का, तुमको इजी, दोनों तरीका इजी पड़ेगा। एक तो गॉस लॉ वाला जो सिखाया है उसे,
और दूसरा तुम्हारे स्कूल में जो तरीका बताया जाता है उससे। तो पहले हम गॉस लॉ वाला बताते हैं, बाद में तुमको स्कूल वाला तरीका बता देंगे। स्कूल के एग्जाम में आएगा तो स्कूल वाला तरीका लिखना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, टू फाइंड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को ई से लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू a uniform solid sphere of mass m and radius r, solid sphere of mass m and radius r at outside point, inside point, surface point। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस 1 एट आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला सेम आएगा जैसे हॉलो स्फीयर के लिए लगाया था, उसी तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस का भी फॉर्मूला सेम है। जैसे मान लो अब तरबूज दे दिया तुमको, ये तरबूज पूरा भरा हुआ है अंदर से, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके आउटसाइड पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालना है। ये क्या है, पूरा सॉलिड स्फीयर, पूरे में मास भरा हुआ है, टोटल मास m है। दिस इज द सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ पे तुमको निकालना है स्ट्रेंथ। तो क्या करते थे, यहाँ से हम लोग बराबर दूरी मेंटेन रखते हुए गोला बना लेते हैं। तो मान लो ये गर्म जो है लोहा होता, आयरन होता है, रेड हॉट आयरन, तो इक्वल दूरी पे इक्वल गर्मी लगता, तो इस हर एक पॉइंट पे इक्वल गर्मी लगेगा। तो सॉलिड स्फीयर के ऊपर में एक स्फीयर बना लिया, हॉलो स्फीयर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल मतलब क्लोज्ड हो गया। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस passing through point outside point O, passing through outside point O, passing through outside point O, outside point O, O से जाता हूँ, जैसे पहले बनाए थे हॉलो स्फीयर में, सेम उसी स्टाइल से। अब यहाँ पे एक बिंदी चिपका दीजिए, उसका एरिया डीए इधर दिखा दीजिए। अब ये मान लीजिए गोला इसको अटैक कर रहा है ई नॉट से। कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर बिंदी चिपकाता तो वहां भी जो है यूनिट मास रखता, यूनिट मास यहाँ पे रखते तो उसको भी अटैक करता उतना ही ताकत से, सिमेट्री से, क्योंकि ये जैसा है गोले के लिए वो भी वैसा ही है। यहाँ भी यूनिट मास रखता है तो जितने से अटैक करता है ये भी ई नॉट होता है, खाली डायरेक्शन अलग है, वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ इस स्फीयर के हर एक पॉइंट इससे सिमेट्रिक है, जैसा ये है, जितने दूरी पे उतने दूरी पे ये, उतने दूरी पे हुए उतना ही दूरी पे यहाँ भी रहेगा, तो हर तरफ उतना ही ताकत से खींचेगा, सिमेट्रिक है। इसलिए ये गर्म लोहा रहता है, गर्म आयरन रहता है, रेड हॉट आयरन रहता है, बराबर गर्मी लगता है हर दूरी। तो अब उसके बाद हम लोग स्टेप 1 में क्या करते थे, फ्लक्स निकालते थे, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे स्टेप 1 पूरे बंद घर से। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बोलते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यही करते थे इंटीग्रेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड खोलते हैं, ई और डी ए 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे। तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड, डी ए का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब ई नॉट का वैल्यू जो है हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड हो गया ये हर जगह सेम है गॉसियन सरफेस पे, तो ये बाहर चला जाए। तो ई नॉट कॉन्स्टेंट जैसे 3 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, उसी तरीके से ये बाहर चला जाए। अब डीए 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 इसका पूरा एरिया जोड़ेंगे, ये डीए एरिया था, अब डीए 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 सब जोड़ेंगे तो ये 4 पाई वाई स्क्वायर बन जाएगा, इसका रेडियस वाई है। तो सारा डीए डीए जोड़ेंगे तो पूरा एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई वाई स्क्वायर, तो माइनस ई नॉट इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर। टोटल फ्लक्स निकल गया। अब स्टेप 2 में अंदर जाके देखिए कितना मास है, एम इन। तो यहाँ पे आग रख के झांक के देखे तो पूरे गोले का मास m दिखेगा।
अब स्टेप 3 में गॉस लॉ लगा देते हैं, जैसा हॉलो स्फीयर में किए थे उसी तरह का कहानी होगी। आउटसाइड में ये मास कैसे रखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल मास m था। तो स्टेप 3 में अप्लाई गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। तो क्या होता था गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इक्वल टू -4πg इंटू m इन। टोटल फ्लक्स निकाल के रखे हैं -E0 इंटू 4πy² इक्वल टू -4πg इंटू m इन। m हो गया है तो -4π कट जाएगा और E0 का वैल्यू चला आएगा gm/y²। तो बोलिए सर ये सारा स्टेप तो एकदम डिक्टो सेम है जैसा हॉलो स्फीयर का था। यस, तो बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सेम आएगा, डिक्टो सेम स्टेप जैसा हॉलो स्फीयर का था। आउटसाइड पॉइंट पे फॉर्मूला भी यही था स्ट्रेंथ का, तो यही फॉर्मूला होगा स्ट्रेंथ, नोट करके ओके लिखिए। तो बाहर में यही फॉर्मूला होगा। अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर है, तो अर्थ के सरफेस से जो है आप अपार्टमेंट बना लिए हैं और 13 मंजिले वाले अपार्टमेंट पे आप रह रहे हैं। अर्थ के सरफेस पे 13th फ्लोर पे आप रह रहे हैं, मान लिया 15th फ्लोर पे रह रहे हैं, इतना ऊंचा पे रह रहे हैं, तो वहां पे आपको कितनी ताकत से खींचेगा, gm/y²। m हो गया मास ऑफ अर्थ, उसमें एक बड़ा मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना दिया है आपने, और उसमें जो है कि आप खड़े हो गए, मल्टी स्टेज बिल्डिंग है मान लीजिए, और उसमें जो है आप खड़े हो गए 15वां तल्ला पे 15th फ्लोर पे, तो आपको कितने ताकत से खींचेगा अर्थ, तो अर्थ का मास m/y², gm/y², इतने ताकत से खींचेगा यूनिट मास को, और आपके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जितना आपका मास है तो वो फोर्स हो जाएगा। यूनिट मास को इतनी ताकत से खींचता है, आपका मास 40 kg है तो 40 में इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, उतने फोर्स से खींचेगा। तो सॉलिड स्फीयर कोई भी हो, कॉर्केट बॉल हो, ड्यूज बॉल हो, तरबूजा हो, अर्थ हो, सबके लिए फॉर्मूला वैलिड हो। अब इसी को अर्थ के केस में मास्टर क्या करता है स्कूल वाला, रेडियस को r लिखता है और इसके हाइट को h अलग से लिखता है, तो y की जगह r+h लिख देता है, y को तोड़ के लिखता है, y यहां से यहां तक था, तो वो रेडियस और बोलता है हाइट h पे खड़े हैं, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे खड़े हैं, तो y की जगह पे r+h खाली डाल देता है, तो आउटसाइड पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकल आता है। नेक्स्ट, अब सरफेस पे निकालना है तो कुछ नहीं, इसी में y की जगह क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, सेम प्रोसेस वैसा ही हो जाएगा। सरफेस पे निकालना है, मान लो दूसरा पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना है, तो सिमिलरली पुट अब फॉर्मूला में y की जगह r डाल देंगे। यहाँ पे निकालना है स्ट्रेंथ, मान लो b वाला, तो केस b एट द सरफेस पॉइंट, एट द स्ट्रेंथ एट द सरफेस पॉइंट s, तो यहां से जाता हुआ एकदम सटा हुआ टाइट स्किन बॉडी से टच करता हुआ एक स्फीयर ले लेंगे इमेजिनरी, ऐसे स्फीयर ले लिया, इसके स्किन से टच करता हुआ। अब यहाँ पे एरिया इधर की तरफ दिखाएंगे dA, स्ट्रेंथ इधर की तरफ दिखाएंगे E0, एस पॉइंट पे ES लिख दिए। स्टेप 1 में टोटल फ्लक्स निकालेंगे उसी तरीके से, -ES.dA करते हैं, अब पूरे गोले के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस नहीं होता है प्लस, तो अब ये माइनस बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री एंगल हो, बाद में आएगा माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड खोलेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का थीटा, कॉस, दोनों के बीच का एंगल का कॉस, 180 डिग्री कॉस हो गया, कॉस 180 माइनस आ जाता है, तो ये ES इंटू DA हो गया। अब ES हर जगह सेम होगा क्योंकि सिमेट्री है, ES हर जगह क्या होगा, सेम होगा, बराबर दूरी पे बराबर स्ट्रेंथ से खींचेगा, सिमेट्रिक है। अब ये दूरी y नहीं है, ये दूरी r हो गया, ये दूरी y नहीं है, दूरी r हो गया,
ये दूरी y नहीं है, अब ये दूरी y हो गया, r हो गया। तो ES को बाहर कर देंगे क्योंकि हर जगह कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन अलग अलग था। अब ये सारे बिंदु DA को जोड़ देंगे तो रेड वाले का एरिया बन जाएगा, जो कि 4 पाई r² बन जाएगा। स्टेप 1 हो गया हमारा। दिस इज स्टेप 1। टोटल फ्लक्स निकालिए, इसको बोलते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। यही था, इमेजिनरी सरफेस जो है, इसे फ्लक्स निकाल लिए हम लोग, गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं। अब स्टेप 2 में अंदर झांक के देखना कितना मास है। तो रेड वाले पे यहाँ पे बैठ जाइए, आंख से देखिए, टोटल मास पूरे गोले का दिखेगा, m इन m हो गया। अब स्टेप 3 में गॉस लॉ लगा देते हैं, अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता था? गॉस लॉ करता था कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू -4 पाई g इंटू m इन। तो टोटल फ्लक्स ये निकला हुआ है -ES इंटू 4 पाई r²। इधर हो गया -4 पाई g इंटू m इन, m बन गया, m इन हो गया m। तो -4 पाई कट जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा gm/r²। जैसे हॉलो स्फीयर में आते हैं एग्जैक्टली सेम स्टेप, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करें तो सरफेस पे स्ट्रेंथ आ गया, डिटो सेम स्टेप। तो अर्थ के सरफेस पे बोलेगा आपको कितने से खींच रहा है अर्थ। तो आपका मास अगर m है तो m में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m0 है आपका मास तो m0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो gm m0/r² से खींचेगा। ये अर्थ के सरफेस पे स्ट्रेंथ हो गया। अर्थ के केस में इसी स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम लोग, सुनेगा मेरी आवाज, अगर ये तरबूज है तो ई लिखते हैं स्ट्रेंथ को। अर्थ के केस में इसी को जी बोलते हैं, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का मास डाल देगा यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस जा देगा 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल के उसका स्क्वायर कर देगा। जी का वैल्यू डाल देगा 6.67 10⁻−11। ये निकालेगा तो 9.8 आ जाएगा। अर्थ के केस में इसी को जी बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलता था ना काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा था। अगर अर्थ है, ये सॉलिड स्फीयर अगर अर्थ है तो ई नहीं लिख के उसका नाम देते हैं, स्ट्रेंथ का नाम जी। फॉर अर्थ, फॉर अर्थ symbol of strength is G. Symbol of strength is G. Instead of, yeah, symbol of earth is strength is G. तो अर्थ नहीं है तब ई लिखेंगे स्ट्रेंथ का सिंबल। तो जी एट सरफेस आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ बोलते हैं आप 5.98 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस बोलते थे 6400 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, ये कर देंगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि आप जानते थे अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड है। तो इसको ई नहीं लिख के अर्थ के सरफेस के लिए जी लिख देते हैं सिंबल। जनरल सिंबल हुआ ई, किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए ई, और अर्थ के लिए स्पेशल सिंबल है, उसका नाम है जी। तो ई को ही जी बोलते हैं अर्थ के केस में। समझ में आ रहा है, यस और नो? नोट कर लो। लास्ट इसके अंदर में निकालना है स्ट्रेंथ, अंदर में स्ट्रेंथ निकालना है। अर्थ के गोले के अंदर में वही फॉर्मूला बदल जाएगा। हॉलो स्फीयर में अंदर कोई मास नहीं रहता था, इसलिए स्ट्रेंथ 0 आ गया था। और इसमें सॉलिड स्फीयर में तो अंदर मास है, स्ट्रेंथ 0 नहीं होगा। तो वही फॉर्मूला अलग होता है और इम्पोर्टेंट भी है।
तो स्ट्रेंथ इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये निकालने वाले हैं। तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको ताकि आपको दिखाई पड़ेगा साफ साफ। ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर। अब इसका सेंटर यहाँ पे है और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आपको ये पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट आई, स्ट्रेंथ निकालना है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना है। तो यहीं से जाता हुआ एक गोला कंसीडर करेंगे बराबर दूरी। अब उसके बाद ये इनसाइड पॉइंट हो गया आई। अब एक बिंदी लगा दिए, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा। एक सरफेस हुआ, छोटा सरफेस पे विचार कर रहे हैं, तो बिंदी लगाने का मतलब पूरा सरफेस नहीं लेके एक छोटे सरफेस पे विचार कर रहे हैं। अब इस पे यूनिट मास रखेंगे तो वो खींचेगा, इतना जो मास इसके अंदर में है वो मास कहलाएगा एम इन। अब टोटल मास जो था पूरा यहाँ से लेके पूरा दूर तक, पूरा गोले का जो मास था उस टोटल मास को बोलते थे एम, टोटल मास को एम बोलते थे। इस डॉटेड लाइन के अंदर में जो मास है उसका नाम एम इन बोले। तो एम इन आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालिएगा, पूरा स्फीयर का रेडियस होता है आर, तो पूरे वॉल्यूम में मास फैला हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ एम इन करना पड़ेगा, वो बाद में कर लेंगे, पहले अभी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ हो गया इधर की तरफ ई आई। अब स्टेप 1 हम लोग करते थे, टोटल फ्लक्स निकालते थे। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो ई आई डॉट डी ए, यही फॉर्मूला होता है। अब दोनों में 180 डिग्री एंगल है, तो ई आई का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री, cos 100 -1 होता है, बाहर चला जाएगा। अब ई आई हर जगह सेम होगा सिमेट्री से, जैसे सेंटर से जितना दूर है इधर भी अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो वहां भी ई आई होता है इस तरह। यहाँ भी सरफेस पे लेंगे तो यहाँ भी ई आई होगा, सेंटर की तरफ होगा। यहाँ भी सरफेस लेंगे तो ई आई होगा सेंटर की तरफ। तो ये बराबर दूरी पे बराबर स्ट्रेंथ हो, सिमेट्री से, इक्वल दूरी पे इक्वल ताकत हो। तो इसलिए ई आई कॉन्स्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर बाहर नहीं किया, उसका मैग्नीट्यूड बाहर करना। जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, तो वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ई आई का डायरेक्शन अलग अलग, तो मैग्नीट्यूड को बाहर किया। अब डी ए इन सबको जोड़ देंगे तो इसका सरफेस एरिया 4πx² हो जाएगा। ये हो गया माइनस ई आई इंटू 4πx², माइनस ई आई इंटू 4πx²। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हमको एम इन देखना है। तो देखिए एम इन, टोटल मास इनसाइड द, यही था इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यही है। अब टोटल मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस हम लोग को निकालना है, टोटल मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालना है। तो मान लिया डायमंड का गोला है, कोई आपसे जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था वो एक्स रेडियस का गोला काट के आपको दे दिया, तो आप नाराज होइएगा कि खुश होइएगा? नाराज होइएगा कि बाकी जो है दूसरे को दे दिया, मतलब पूरा आप ही से मोहब्बत नहीं करता है। खुश होइएगा जो जिसको कि सिर्फ डायमंड से मतलब है, वो खुश होगा कि चलो इतना डायमंड तो मिला। तो टोटल का मास m था, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा, जो आपको डायमंड मिला उसका कितना मास हुआ वो निकालना है। तो टोटल मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालना है। तो ये एक्स रेडियस का गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करें, एक्स रेडियस का, इसका मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे कि 4/3πr³ वॉल्यूम जब था, पूरा वॉल्यूम था तो उसका मास था m, पूरे वॉल्यूम का मास कितना था m। तो यूनिट वॉल्यूम का मास को डेंसिटी बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा m/4/3πr³, ये डेंसिटी कहलाएगा। अब जितना आपको डायमंड मिला है ये वाला अंदर वाला,
उसका वॉल्यूम कितना है? तो उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई एक्स क्यूब। इतने वॉल्यूम का मास क्या हो जाएगा? तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, यही हो जाएगा एम इन। एम इन निकल गया आपका, कितना आ गया? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। रो क्या है? डेंसिटी, उसको वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं। अब स्टेप 3 लगा देते हैं हम लोग, अप्लाई गॉस लॉ। दोनों काम हो चुका है, एम इन निकल गया, टोटल फ्लक्स निकल गया, यही दो काम करना होता है। अब दोनों को रिलेट करने के लिए गॉस लॉ होता है, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता था? टोटल फ्लक्स इक्वल टू -4 पाई जी इंटू एम इन। तो टोटल फ्लक्स कितना है? -EI इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू उधर हो गया -4 पाई जी, एम इन हो गया रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब आप देखिए क्या हो जाएगा फिर फाइनल आंसर। ये 4 पाई कट गया, माइनस भी कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट गया ये, तो EI हो गया आपका, EI हो गया -G 4G इंटू रो बाई 3 -4 पाई जी, ये हो गया -4 पाई जी रो बाई 3 इंटू एक्स, -4 पाई जी रो बाई 3 इंटू एक्स। इतना आ गया, -4 पाई जी रो बाई 3 इंटू एक्स आ गया। तो ये सब तो कांस्टेंट, माइनस कट गया था, माइनस नहीं होगा, तो यही आ गया आंसर। ये इनसाइड में रो के टर्म में लिखे हैं आंसर। अब चाहे तो आप रो को हटा दीजिए, वहां से एम डाल दीजिए, रो का वैल्यू डाल दीजिए। तो पहले इतना नोट कर लिए, जानबूझ के रो के टर्म में लिखे हैं, कभी कभी रो के टर्म में पूछ देता है। इसमें देख रहे हैं कि एक्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो घटेगा, तो जितना दूर जाते जाएंगे बढ़ता जाएगा स्ट्रेंथ, क्योंकि दूर जाने का मतलब इसके अंदर का मास बढ़ता जाएगा। इतना दूर जाइएगा तो इसके अंदर का गोला अट्रैक्ट करेगा उसको, यहाँ पे जाइएगा तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, फिर बाहर में घटने लगता है। तो अंदर में सेंटर से दूर जाइएगा, यहाँ सरफेस तक बढ़ता जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स टाइप का लीनियर वेरिएशन हो रहा है, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का लीनियर वेरिएशन हो रहा है। नोट कर लिए हैं इसको जल्दी से। अंदर का फॉर्मूला, ये 4 पाई जी रो बाई 3x, माइनस नहीं होगा, माइनस कट गया। इसको सम अप कर दें हम, अब रो का वैल्यू डाल दें फाइनली, तो क्या होगा स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, खास था, इसको याद रखना है। अब इसी को जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला नहीं है भूल जाता है, और इसी से क्वेश्चन आएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं मार्क्स। तो अर्थ के अंदर में मिट्टी निकाल के कुआं बनाते हैं आप, तो कुआं में चले गए अर्थ के अंदर में, मान लीजिए ये अर्थ था, और यहाँ सरफेस से गड्ढा करके डी डेप्थ गड्ढा करके यहाँ पहुंच गए, तो ये दूरी r-d लिखता है स्कूल वाला मास्टर। बोलेगा अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ अंदर चले गए तो r-d लिखता है। ये डी के टर्म में आंसर लिखा, हम लोग इसका नाम x दे दिए डायरेक्ट, सेंटर से जो दूरी है उसका नाम क्या दे दिए हैं? x। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना होगा? ये पूरा सॉलिड स्फीयर था, तरबूजा था या अर्थ था, कोई भी सॉलिड स्फीयर, तो स्ट्रेंथ जो x दूरी पे आया इनसाइड पॉइंट पे, इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। ये है भाई सॉलिड स्फीयर, खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये जो लास्ट वाला आया है उसको हाईलाइट कर देते हैं, साफ साफ लिख दे रहे हैं, 4 पाई जी इंटू रो बाई 3x, 4 पाई जी इंटू रो बाई 3x। अब एक स्टाइल ये हो गया फॉर्मूला भी याद रखने के लिए, ये बता रहा है कि x 0 कर देंगे तो सेंटर पे क्या हो जाएगा? ताकत खींचने का 0, मतलब सेंटर पे आप खड़े हो जाएंगे तो फोर्स नहीं लगेगा आप पे, और सेंटर से जैसे जैसे अवे जाते जा रहे हैं, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए। अर्थ के लिए केस के लिए इसी ई को जी बोलते हैं,
तो अर्थ के केस में सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा, मतलब अर्थ के केस में अंदर घुसते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। सरफेस पे 9.8 था, सेंटर पे 0 हो जा रहा है। तो अर्थ के केस में अंदर जाते हैं तो स्ट्रेंथ घटता है। पुट कर देते हैं रो का वैल्यू, जो डेंसिटी था मास बाय वॉल्यूम, इसका रेडियस r था, मास टोटल m था, तो मास बाय वॉल्यूम के टर्म में डाल दें रो का वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब, ये डाल दें अगर, तो ये अगर वहां पे पुट कर देंगे तो EI आप मास के टर्म में फॉर्मूला देख सकते हैं। रो का वैल्यू ये रख दिए तो ये 3 से 3 कट जाएगा नीचे वाला, है ना, m/4/3 रख देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये बचेगा gm/r³ इंटू x। तो ये फॉर्मूला दो स्टाइल में इसको लिखे, मास के स्टाइल में ऐसा हुआ फॉर्मूला, है ना, एट इनसाइड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एट इनसाइड पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया, स्ट्रेंथ एट इनसाइड पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इतना आया। इसी का स्पेशल केस हो जाएगा, सेंटर पे x0 पुट कर देंगे, सेंटर पे निकल जाए। अब अंदर में आपको जहां निकालना है x का वैल्यू डालते जाइए। स्पेशल केस इसमें बोल देंगे एट सेंटर, एट सेंटर निकालना है तो पुट x बराबर 0, x को 0 कर देंगे, सेंटर पे आ जाएगा, स्ट्रेंथ एट सेंटर हो जाएगा, तब gm/r³ इंटू x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा न्यूटन पर केजी। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे स्ट्रेंथ 0 होता है, मतलब वहां खड़े हो जाएंगे तो अट्रैक्शन घट जाएगा। ओवरऑल इसमें निष्कर्ष निकला कि इसके बाहर में जैसे जैसे दूर जाते जाते स्ट्रेंथ घटता जाता है, और सरफेस के अंदर जाते हैं तो भी स्ट्रेंथ घटता जाता है, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा आसमान की तरफ तो अट्रैक्शन पावर घटता जाएगा, आपका वेट घटता जाएगा, mg घटता जाएगा, g घटते जाता है, इसी को g बोलते हैं अर्थ के केस में। और अंदर भी घुसते हैं गड्ढा करके, कुआं बना के, तो भी अट्रैक्शन पावर घटता जाता है और सेंटर पे जाके 0 हो जाता है, सेंटर पे जाके 0 हो जाता है। उसी को बोलते हैं वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। तो स्कूल वाला मास्टर उसको बताता है दूसरे टेक्निक से, वो टेक्निक अगले क्लास में हम सिखा देंगे, है ना। सेकंड, ये गॉस लॉ मेथड से हम लोग निकाले, इस मेथड से स्कूल में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं देगा, मास्टर नहीं समझ पाएगा, है ना, तेज मास्टर नहीं हुआ समझ ही नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग गॉस लॉ मेथड से करने वाले हैं। तो जो स्कूल का टीचर बताता है इसी को अर्थ के लिए खाली स्पेशली बताता है, हम ये किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए बताए, अर्थ के लिए बताता है। अभी जो अटेंडेंस है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना थोड़ा मेरे को, जो जो एब्सेंट हुआ है उसको थोड़ा देखेंगे कौन कौन एब्सेंट हुआ है, व्हाट्सएप पे भेज दो स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रॉल करके पूरा स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज दो ग्रुप में, जो प्रेजेंट है अभी क्लास में वो लोग को बोल रहे हैं। अभिषेक गुप्ता भेज दो, इतना ही रहने देते हैं आज।